हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में मैं बिज़नेस साइकिल को डिस्कस करूँगी। ये टॉपिक बहुत ही छोटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की, तो इस टॉपिक से जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस JIB, CIB, बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन, इसके साथ ही सभी कॉमर्स एज वेल एज फाइनेंशियल एग्जामिनेशन में आते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी लिमिटेड कंटेंट but definitely this topic is widely used and generally इस topic से बहुत सारे questions आते हैं। Please watch this video till end to understand this business cycle topic as a whole, and if you like this video please subscribe my channel for more such videos। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what is business cycle। Whole course of business activities which passes through the phases of prosperity and depression. Business cycle refers to a period of expansion and contraction। business cycle एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत सारे फेजेस से पास थ्रू होती है। मतलब बिजनेस साइकिल में हम प्रॉस्पेरिटी को भी देखते हैं एज वेल एज डिप्रेशन को भी देखते हैं। वो कंडीशन जिसमें पूरी कंट्री, हर एक इंडस्ट्री बहुत इन्जॉय करती है, बहुत हैप्पी होती हैं, उसे भी देखते हैं। एज वेल एज वो सिचुएशन जिसमें थ्रू आउट कंट्री ऐसी कंडीशन होती है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी अंडरटेकिंग प्रॉपरली वर्किंग करने की कंडीशन में नहीं होता है। मीन्स बिजनेस साइकिल इंक्लूड प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज डिप्रेशन, बोथ द थिंग्स टुगेदर। The peak is the high point following a period of economic expansion. A trough is the low point following a period of economic decline. इसमें 2 पीक होती है। एक पीक बताती है इकोनॉमी के हाई को, इकोनॉमी के एक्सपेंशन, मतलब कंट्री एज अ होल की हम बात करें तो पूरी कंट्री डेवलपमेंट की ओर मूव कर रही है, पूरी कंट्री बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है और ग्रोथ की तरफ बहुत आगे बढ़ रही है। वहीं हम दूसरी बात करें तो इकोनॉमी की वो सिचुएशन भी होती है जो इकोनॉमी डिक्लाइन की ओर होती है और इकोनॉमी का लोवेस्ट पॉइंट होता है। मतलब उस सिचुएशन पे इकोनॉमी इतना भी प्रोड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है जिससे कि इकोनॉमी के लोगों की या कंज्यूमर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट किया जा सके। The recurring and fluctuating level of economic activities that an economy experience over a long period of time। ये जो situations होते हैं जनरली किसी भी हम इकोनॉमी की बात करें तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस सिचुएशन को फेस करते हैं और एक बार प्रॉस्पेरिटी में आते हैं तो प्रॉस्पेरिटी को भी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड के लिए वो इन्जॉय करते हैं। इन द सेम वे अगर हम रिसेशन की बात करें तो रिसेशन को भी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेफिनेटली कंट्री को या इकोनॉमी को फेस करना होता है। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं बिजनेस साइकिल एक वो साइकिल है किसी बिजनेस की, किसी इकोनॉमी की, जिसमें इकोनॉमी ग्रोथ से लेकर के हाई पे पहुंचती है और हाई से फिर फॉल पे आती है। मतलब बिजनेस साइकिल हाई फॉल और हाई फॉल दोनों ही सिचुएशन को साथ में लेकर के चलने वाली साइकिल है। वो साइकिल जिसमें इकोनॉमी एज अ होल के पीक पॉइंट एज वेल एज लोवेस्ट पॉइंट दोनों ही पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बिजनेस साइकिल इज़ अ इकोनॉमिक साइकिल। बिजनेस साइकिल एक तरह की इकोनॉमिक साइकिल होती है। इट इज़ नॉट रेगुलर, मीन्स बिजनेस साइकिल रेगुलर नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर बूम आया या एक बार पीक पे पहुंचा फिर दोबारा पीक ही होगा, एक बार रिसेशन पे आया उसके बाद फिर दोबारा रिसेशन होगा। मीन्स देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बिजनेस साइकिल कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स में मूव करती है। इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, मतलब हम बिज़नेस साइकिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहले से हम बिज़नेस साइकिल की कोई भी एक सिचुएशन को हम पहले से ही अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं। हम अनुमान के बेसिस पे नहीं कह सकते
कि हाँ अगले महीने में इतने तारीख को इकोनॉमी बूम पे होगी या अगले महीने की इतने तारीख को इकोनॉमी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगी। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग रिलेटेड विथ बिजनेस साइकिल। इट इज़ नॉट रिपीटेटिव। इट इज़ नॉट रिपीटेटिव मीन्स बिजनेस साइकिल में जो पोजीशन जो स्टेज एक बार आई वही स्टेज फिर से नहीं आएगी, उसके अलावा कोई दूसरी स्टेज आएगी, उसके बाद कोई तीसरी स्टेज आएगी। मीन्स जो 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल होती हैं उसमें से कंटिन्यूसली एक नया स्टेज अराइज होता रहता है ड्यू टू चेंज इन वेरियस फैक्टर्स दैट आर अवेलेबल इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन सारे फैक्टर्स में चेंजेस होने के कारण बहुत सारी चीज़ें आपस में चेंज होती रहती हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। अब हमने ये देख लिया कि बिजनेस साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कंटिन्यूसली पीक पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर पीक पे जाएगी, फिर नीचे लोएस्ट पॉइंट पे आएगी, इस तरीके से कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो अब इस साइकिल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या विशेषताएं हो सकती है। बिजनेस साइकिल अकर पीरियोडिकली इन रेगुलर फैशन। बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली अकर होती है, मीन्स प्रॉस्पेरिटी पे जाती है, फिर डिप्रेशन पे आती है, एंड विल अकरिंग अल्टरनेटिवली। एक बार प्रॉस्पेरिटी पे जाती है, उसके बाद डेफिनेटली रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी। बट देयर इज़ अ नीड टू बी यूनिफॉर्मेलिटी इन द एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड। Though the general structure of different cycle may be same, it may not be perfectly rhythmical in character। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना पीरियड किसी भी इकोनॉमी में बूम रहा उतना ही पीरियड रिसेशन रहेगा, उतना ही पीरियड रिकवरी होगी। इट मे बी पॉसिबल कि पीरियड में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बट बिजनेस साइकिल अकर या बिजनेस साइकिल में जो चेंजेस आते हैं वो आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आते ही हैं। इट इज़ अ synchronic in nature. Business cycle implies that the prosperity or depression effects of the phases will be affecting all industries in the entire economy and also affect the economics of other countries। मतलब बिजनेस साइकिल का ऐसा नेचर होता है कि वो पूरी इंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। मतलब अगर किसी एक जगह पे पीक है तो उस पीक को पूरी इंटायर इकोनॉमी एंजॉय करती है। उस पीक सिचुएशन को पूरी इंटायर इकोनॉमी में, मतलब हर एक इकोनॉमी के बिजनेस में ऑलमोस्ट पीक की सिचुएशन पीक की तरह ही रिफ्लेक्ट करती है। सारी जो पीक की क्वालिटीज़ होती है, पीक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं इन एवरी इकोनॉमी। और इन इट में ऑल्सो अफेक्ट अदर इकोनॉमी और अदर कंट्रीज़ इकोनॉमिक्स। जो बिज़नेस साइकिल होती है उसका ऐसा नेचर होता है कि वो अपनी कंट्री के साथ साथ वो कंट्रीज़ जो कि हमारे कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, जिनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे कंट्रीज से होते हैं, डेफिनेटली उन पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। मतलब अगर हमारे कंट्री में पीक का पोजीशन होगा तो डेफिनेटली उस पीक का बेनिफिट हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ या वो कंट्रीज़ जो हमसे ट्रेड कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं होगा। बिजनेस साइकिल इज़ वेव लाइक। बिजनेस साइकिल एक वेव लाइक स्ट्रक्चर रखती है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें कि एक वेव टाइप की सिचुएशन अराइज होती है। वेव टाइप सिचुएशन मीन्स राइजिंग प्राइस, rising production, employment and prosperity will become the feature of upward movement. Falling price, unemployment will become the feature of downward movement. बिजनेस साइकिल में कंटिन्यूसली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट चलता रहता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि बिजनेस साइकिल इज़ लाइक अ वेव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज the process of business cycle is cumulative and self-reinforcing. The upward movement and downward movement are cumulative in their process. When once the upward movement starts, it creates further movement in the same direction by feeding on itself. मीन्स अगर बिजनेस साइकिल में एक बार अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपवर्ड मूवमेंट ही रहता है। मीन्स
इट्स नॉट लाइक दैट कि अपवर्ड आज स्टार्ट हुआ, कल फिर डाउन हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर अप हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बिजनेस साइकिल में वंस there is a movement of upward, then it may go up for some fixed period of time, or you can say for some definite period of time, and later on जब इकोनॉमिक सिचुएशन डिफ़र करती हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग हो जाती हैं, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है. देयर कैन बी नो इंडेफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम. द डिप्रेशन एंड बूम पीरियड में डेफिनेटली चेंज आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. हम बिजनेस साइकिल में ये नहीं कह सकते हैं कि डिप्रेशन है तो वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, और अगर बूम है तो वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. कभी भी किसी भी इकोनॉमी में बूम हमेशा के लिए नहीं रह सकता, और किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन या लोएस्ट पॉइंट पे इकोनॉमी हमेशा के लिए नहीं रह सकती. द सिचुएशन में डेफिनेटली और में डेफिनेटली चेंज after some period of time. The ups and downs in business cycle is not symmetrical. जो बिजनेस साइकिल में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मतलब जो उतार चढ़ाव होते हैं बिजनेस साइकिल में, पीक देन डाउन देन अगेन पीक देन अगेन डाउन, ये सिचुएशन सिमेट्रिकल नहीं होते हैं. मतलब कभी पीक होता है वो लंबे समय तक चलता है, कभी डाउन होता है वो लंबे समय तक, मतलब द टाइम पीरियड of recession, peak, down, it may vary in business cycle. लेकिन हमेशा के लिए ना तो अप्स अवेलेबल होते हैं और ना ही डाउन्स अवेलेबल होते हैं. द पोजिशन ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर कंटिन्यूसली चेंज. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल. इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेव है वो कंटिन्यूसली अप डाउन की ओर मूव कर रही है. मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डिक्लाइन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिज़नेस की साइकिल को इम्पेक्ट कर रही हैं, और जो बिज़नेस साइकिल की वेव है उसको अप्स एंड डाउन्स होने के लिए फोर्स कर रही है. दिस इज़ व्हाट बिजनेस साइकिल. अब हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं. देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल. इससे भी जनरली क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं और वो 4 फेजेस का क्या इम्पैक्ट होता है. वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. जो हमारा सबसे फर्स्ट फेज़ होता है बिजनेस साइकिल का, उसे हम कहते हैं बूम. बूम में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से काम मिलने लगता है. जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अवेलेबल होती हैं तो नॉर्मली उनके वेजेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनको जो भी रेम्यूनरेशन, जो भी उनको सैलरी है, जो भी उनको वेजेस दिए जाते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, उनके पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली वो नई नई चीज़ें, नई नई ज़रूरतों की डिमांड करना स्टार्ट हो जाते हैं. जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी. हमने ये देख रखा है, हमारे डिमांड एंड और प्राइस में दोनों में ऐसा रिलेशन होता है कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है. तो डिमांड के साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी. प्रॉफिट राइज मोर देन वेजेस. अब चूँकि डिमांड इंक्रीज़ हो गई, प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलने लगता है. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. लोग जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, चूँकि पैसे अच्छे खासे अमाउंट में आने लगते हैं तो लोगों का इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है. लोग बहुत नई नई तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं, अपने फंड्स को कहीं ना कहीं लगाना स्टार्ट कर देते हैं. एज अ रिज़ल्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड ऑल्सो राइज. जो भी एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का और व्यापार का जो भी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है. मीन्स हम कह सकते हैं बूम इज़ अ सिचुएशन ऑफ ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी. मतलब सिचुएशंस इकोनॉमी में इस तरीके की अराइज हो जाती है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही होती है, सबको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिला होता है, लोगों की सैलरीज इंक्रीज़ होने लगती हैं, लोगों के वेजेस इंक्रीज़ होने लगते हैं, और जो भी बिज़नेस हैं उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगते हैं, नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो कंडीशन इकोनॉमी की बहुत ही अच्छी हो जाती है. तो इस तरीके से बूम का जो इम्पैक्ट आता है, जो इफ़ेक्ट आता है कि
प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरीके से प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत स्पीडली प्रोडक्ट की सप्लाई चाहिए होती है, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। उसके कारण जो सैलरीड क्लास होते हैं उनको उस सिचुएशन से, जो बूम की सिचुएशन होती है उसमें कोप अप करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज वेजेस इंक्रीज़ होते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। बट अगर हम किसी वैसे एम्प्लॉयज़ की जिनकी फ़िक्स्ड सैलरी है, उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता है, तो उसके कारण उनको इस सिचुएशन में कोप अप करने में, इस सिचुएशन में सर्वाइव करने में अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज अराइज होती हैं। द डिमांड इज़ आफ्टर सम टाइम बिकम स्टेगनेंट और इवन डिक्रीजेस। तो इसके कारण बूम की सिचुएशन में क्या होती है कि एक लेवल के बाद लोगों की डिमांड फिक्स हो जाती है एक लेवल पे जा कर के, और ये तो हम कह सकते हैं कि डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। अब जब डिमांड डिक्रीज़ होने लगती है और चूँकि प्रोड्यूसर को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स तो उसी अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से डिमांड मार्केट में होती है उसके अकॉर्डिंगली वो नए नए प्रोडक्ट और सर्विस को उसी स्पीड से प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो उसके कारण बूम के बाद रिसेशन की सिचुएशन अराइज होती है। रिसेशन की सिचुएशन में क्या होता है, इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग बूम, जो बूम में इंक्रीज़ हुई रहती है डिमांड, ब्रिंग इन लेस इफ़िशिएंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो माध्यम होते हैं उनको लेस इफ़िशिएंट बना देते हैं। मतलब जितना हम उनसे काम ले सकते हैं उससे ज़्यादा उनसे काम लेने लगते हैं। इसके कारण उनकी जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी डिटोरिएट हो जाती है। मनी मार्केट ऑल्सो बिकम कॉस्टलियर, जो भी मनी मार्केट होता है वो भी कॉस्टलियर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। डिमांड फॉर लोन्स पुशेस अप इंटरेस्ट रेट। डेफिनेटली अगर किसी भी बिज़नेस को कंटिन्यूसली एक्सपेंड करना है, सडनली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उनको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होती है, और वो एक्स्ट्रा फंड्स के लिए वो बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं। तो उसके कारण डेफिनेटली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। उसके कारण क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगिन टू डिक्रीजेस। तो जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल थे प्रोडक्शन के मीन्स, उनका हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, तो हमारे पास प्रोडक्शन के जो भी मीन्स हैं वो बहुत कम हो गए, तो नेचुरली उनका कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारे जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या कमोडिटीज़ हैं उनकी भी प्राइस में इंक्रीज़ आएगा। देन दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। फिर यहाँ से हमारा रिसेशन के स्टेज में ही डिप्रेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास डिमांड भी लिमिटेड हो जाती है, एक्सेस प्रोडक्शन अवेलेबल होता है मार्केट में, इन्वेस्टर्स उतने नहीं होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। तो ये सारी सिचुएशन ऐसा क्रिएट करती है कि प्रोड्यूसर डायलेमिक सिचुएशन में चला जाता है कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को मार्केट में स्टेबलाइज बना करके रख सकें। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे रिसेशन जो सिचुएशन थी उसका क्या इम्पैक्ट आता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगती है धीरे धीरे, तो इट लीड्स टू फॉल इन इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड प्रॉफिट। तो इसके कारण जो इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस है या प्रॉफिट है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू रिड्यूस प्राइस। प्रोड्यूसर को इस तरीके से लगता है कि अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो हो सकता है हमारे पास जो इतना स्टॉक भरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं बिक जाएगा, और बिकने के कारण हमको कुछ लमसम मिल जाएगा, जिससे कि हम एटलीस्ट जो भी कहीं से बोरो कर रखे हैं फंड, उनको ही हम फंड वापस कर पाएंगे। कंज्यूमर पोस्टपोन देयर कंजम्पशंस, क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में ये क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट में डेफिनेटली गोज़ डाउन बिलो टुडेज़ प्राइस। तो आज के प्राइस से भी वो और नीचे जाएगा। इसके एक्सपेक्टेशन के कारण कंज्यूमर अपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनका कंजम्पशन है, वो उसको धीरे धीरे पोस्टपोन करना स्टार्ट कर देते हैं अप टू सम एक्सटेंट। देयर इज़ अ जनरल डिस्ट्रेस, इसी को हम कहते हैं जनरल एक डिस्ट्रेस की सिचुएशन अराइज हो जाती है। द रिसेशन पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज क्राइसिस पीरियड। ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइसिस पीरियड किस पीरियड और किस फेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल को हम कहते हैं। तो दैट फेज़ इज़ नोन एज रिसेशन फेज़। नाउ नेक्स्ट वी केम ऑन डिप्रेशन।
डिप्रेशन में क्या होता है, प्राइस लेवल फॉल हो जाती है, प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है, चूँकि प्रोड्यूसर्स को ये लगने लगता है कि अब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड नहीं रह गई जितनी डिमांड थी, तो वो डेफिनेटली प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर देते हैं। प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेंगे, कुछ एरियाज़, कुछ फैक्ट्रीज़ को शट डाउन करेंगे, तो डेफिनेटली वो वर्कर्स की भी कमी करेंगे, तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ हो जाएगी। चूँकि पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम अपने रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बैकअप नहीं रहेगा, हम पे उसके लिए नहीं कर पाएंगे। डिमांड हमारी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उस समय में हमारी सिचुएशन ये होगी कि हम उतनी ही चीज़ों की डिमांड करें जिससे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें, तो ऑटोमेटिकली हमारी एडिशनल चीज़ों की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी, धीरे धीरे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उतनी ही अवेलेबल हो जाएंगी जिससे कि कंज्यूमर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट किया जा सके। प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा और स्टॉक सभी प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारा एक्यूमुलेट होकर के रख जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को इस बारे में आइडिया नहीं होता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बिकॉज द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। और प्रोड्यूसर्स अपनी उसी स्पीड से, जो हाई डिमांड थी उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखते हैं। इसके कारण उनका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक्सेस हो जाता है और उनके पास स्टॉक काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हमारा डिप्रेशन का क्या इफेक्ट आता है, इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो देखने लगते हैं कि कंपनीज़ बहुत ज़्यादा शटडाउन में जा रही हैं, कंपनीज़ की सिचुएशन बुरी हो रही है, तो उसके कारण वो किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने में बहुत रिस्क टाइप का उनको फील होने लगता है। द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एट द बॉटम। जो इकोनॉमी की जो भी मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ट्रेड है, जो भी सेल एंड परचेज है, वो बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनकी जो प्राइस है ये भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। दोज हु आर अनेबल टू पे में वाउंड अप, मतलब जो भी बिजनेस पे नहीं कर पाते हैं, लोन को नहीं दे पाते हैं, डेप्ट को पे नहीं कर पाते हैं, वो अपना बिजनेस शटडाउन कोड में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिकवरी स्टेज। ड्यूरिंग डिप्रेशन ओनली कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस। तो डिप्रेशन के टाइम में ऐसी सिचुएशन होती है कि सिर्फ उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि कंज्यूमर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। ड्यूरेबल गुड्स रिमेन अनसोल्ड। बहुत सारे ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जो कि स्टॉक फॉर्म में प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनको कोई ख़रीदार उनके लिए कोई भी नहीं अवेलेबल होता है। इसके कारण वो ड्यूरेबल गुड्स जो है वो अनसोल्ड फॉर्म में उनके पास अवेलेबल होते हैं। ओल्ड ड्यूरेबल गुड्स इधर गेट कंज्यूम्ड और बिकम अनसोलेबल। जो ओल्ड ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो या तो कंज्यूम कर लिए जाते हैं अगर हो पाए तो, नहीं तो वो इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाते हैं कि ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, मतलब उनको दोबारा वापस मार्केट में उसी अमाउंट प्राइस में बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। परचेज ऑफ गुड्स अगेन बिकम नेसेसरी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं, हमें गुड्स का परचेज़ करना चाहिए, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। तो फिर प्रोड्यूसर परचेज देयर गुड्स, तो प्रोड्यूसर धीरे धीरे गुड्स का परचेज स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन को भी वो धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब सिचुएशन में सब चीज़ें इतनी सस्ती और इतनी ईजिली अवेलेबल हैं कि हम स्लोली प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो उसके कारण वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डेफिनेटली उनको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। अगेन इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, उनके पास इनकम आएगी, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। डिमांड इंक्रीज़ होने से ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स की भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन एनकरेजमेंट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर एज वेल एज प्रोडक्टिव गुड्स। अभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दोनों ही तरीके के गुड्स सर्विसेज मार्केट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोग्रेस इन बोथ इंडस्ट्रीज़। उसके बाद धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी रिकवरी का इफेक्ट ये आता है कि बैंक स्टार्ट गिविंग लोन एज दे हैव सफिशिएंट एक्यूमुलेटेड रिजर्व। बैंक भी कंटिन्यूसली, चूँकि उन्होंने बहुत टाइम पीरियड तक धीरे धीरे लोन देना या लोगों को पैसे देना कम कर दिया होता है, एडवांसेस भी बहुत कम हो गए होते हैं। अब चूँकि सिचुएशन अच्छी होती हैं, जो मार्केट में बिजनेस सर्वाइव कर गए होते हैं
उन पे एक तरीके से बैंक भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बिज़नेस ऐसे हैं जो कि लॉन्ग रन तक या रिसेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन में भी सर्वाइव करके, तो दीज बिजनेस हैव अ गुड वेल्थ इन दैम, तो इसके कारण वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको लोन देना स्टार्ट करते हैं। आइडियल वर्कर्स स्टार्ट वर्किंग एट लोअर कॉस्ट, जो भी वर्कर्स बैठे थे जिनको कोई भी काम नहीं था वो कम पैसे में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको कुछ मिलना स्टार्ट होता है जिससे उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जो कि हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है। बिजनेस साइकिल इज़ अ पीरियोडिक बट इरेगुलर अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ measured by fluctuations in real GDP and other macroeconomic variables। हम जो ये बूम, रिकवरी, डिप्रेशन, रिसेशन, इसकी जो सिचुएशंस हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हमको जीडीपी में फ्लक्चुएशंस एज वेल एज वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए और कंटिन्यूसली इनको मॉनिटर करना चाहिए। इससे अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम जो भी फेज़ आने वाली है बिजनेस साइकिल में उसका एक अनुमान, एक लमसम आइडिया ले सकते हैं, बट इन एक्यूरेट इट इज़ नेवर पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि किस समय बूम आएगा, किस समय कौन सी इकोनॉमी की फेज़ आएगी। बिजनेस साइकिल इज़ द पीरियोडिक बट इरेगुलर अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट, तो इसलिए देयर इज़ अ नीड फॉर कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज business cycle harm to business community create unemployment and poverty। business cycle अगर डिस्टर्ब होती है, business cycle अगर बहुत ज़्यादा किसी एक टाइम पीरियड के लिए अगर किसी एक पोजीशन में रह जाती है तो उससे बिज़नेस की कम्युनिटी को एज वेल एज पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को हम कह सकते हैं नुकसान होता है, क्योंकि इकोनॉमी में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हैंस देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट स्टेबलाइज economy, there is a need to create stabilized situation in a economy with the help of government intervention। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट अगर अपना इंटरप्शन दे तो उससे इस सिचुएशन को अप टू सर्टेन एक्सटेंट मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे आस्क इन वेरियस JIB एंड CIB एग्जामिनेशंस। एंड आपने अगर इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस साइकिल को और हम क्या कहते हैं? डेफिनेटली बिजनेस साइकिल को हम और इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मैन और मटेरियल दोनों का अनएम्प्लॉयमेंट किस फेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल में अवेलेबल होता है? तो डेफिनेटली मैन एंड मटेरियल दोनों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिप्रेशन फेज़ में अवेलेबल है। विच फेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज क्राइसिस, क्राइसिस कौन सी फेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल को कहते हैं? तो द आंसर इज़ रिसेशन। नेक्स्ट वन इज़ इन विच फेज़ जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर दैन प्रोडक्शन, किस फेज़ में जनरल डिमांड जो होती है कंज्यूमर्स की वो बहुत फास्टर फॉल होती है एज़ कम्पेयर टू उनके प्रोडक्शन के, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ उनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है, तो ये भी हमारा डिप्रेशन की सिचुएशन होती है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट जो फेज़ होता है दैट इज़ बूम, देन नेक्स्ट फेज़ इज़ रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी। ये 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहले हम बूम पे होते हैं, बहुत पीक पे होते हैं, उसके बाद डाउन होते हैं। डाउन होते हैं मीन रिसेशन होता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन के बाद फिर आती है रिकवरी स्टेज। This is all about business cycle. I hope you like this video. If you have any query, any difficulty related with this topic, please write in comment. Till then, take care, goodbye, have a nice day. Thanks for watching.